नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 19 भाग 2 तक देखा था। भाग 2 में आपको वृक्क यानी किडनी के बारे में बताया गया था, किडनी की संरचना के बारे में बताया गया था। अब हम पढ़ेंगे वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को, जिसे हम नेफ्रॉन यानी वृक्काणु कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक किडनी की संरचना आपने पढ़ लिया था। आपने पढ़ा था कि प्रत्येक किडनी में 10 से 15 इस तरह से संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड कहते हैं। अब हमें इसका अंदर का चीज़ पढ़ना है कि इसके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि रीनल पिरामिड के अंदर जो चीज़ पाई जाती है वही वृक्क यानी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि संरचना भी बनाती है और क्रिया को भी संचालित करती है। किडनी का मेन कार्य क्या होता है? फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना और उससे जो भी उत्सर्जित पदार्थ है उसको बाहर निकाल के शरीर से बाहर निकालना। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो फिल्टर का काम करता है? तो वो है नेफ्रॉन, यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है वृक्काणु। वृक्काणु या इंग्लिश में नेफ्रॉन। तो याद कर लीजिए, प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख अतिकुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वृक्काणु या इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं। और वृक्काणु यानी नेफ्रॉन ही वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां हैं। ध्यान से समझिएगा, याद करते चलिए। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख अतिकुंडलित संरचना होती है। देखिए, अतिकुंडलित संरचना होती है जो ब्लैक कलर से बनी हुई है, अतिकुंडलित संरचना होती है जिसे हम वृक्काणु यानी नेफ्रॉन कहते हैं, और यही वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयां हैं। ये आप एक रीनल पिरामिड को देखें, इसके अंदर हमने बनाया है एक सिंगल नेफ्रॉन यानी वृक्काणु को बड़ा करके। वृक्काणु कहाँ से कहाँ तक है? आप जो ब्लैक कलर का जो भी संरचना देख रहे हैं वो क्या है? वृक्काणु है। ये वृक्काणु में होता कुछ नहीं है, 2 चीज़ें होती हैं। वृक्काणु में 2 चीज़ें होती हैं। एक है जिसे हम कहते हैं गुच्छ, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, एंड सेकेंड वृक्क नलिका यानी रीनल ट्यूब्यूल। चलिए, आपने लोकेशन देख लिया कि नेफ्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं। नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? रीनल पिरामिड के अंदर। नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन यानी वृक्काणु एक अतिकुंडलित संरचना है जो लगभग 10 लाख की संख्या में पाए जाते हैं, और यह वृक्क यानी किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी पूछा जाता है। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम है वृक्काणु या नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसी वृक्काणु यानी नेफ्रॉन में ही फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। रक्त में से जो भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं फिल्टर होके बाहर निकाले जाते हैं। अब हम इसी नेफ्रॉन की डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने बना दिया है नेफ्रॉन कहाँ से कहाँ तक है, पहले उसको समझ लीजिए। इस फिगर में क्या है, आप पहले इस फिगर को बना लीजिएगा। इस फिगर में आप यहाँ से शुरू करेंगे, ये तो यहाँ से जो संरचना है वही आपकी क्या है, नेफ्रॉन की स्टार्टिंग। यह है नेफ्रॉन की स्टार्टिंग। वृक्काणु यानी नेफ्रॉन स्टार्ट कहाँ से? जितना भी ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर ग्रीन कलर से बना हुआ है वो क्या है? नेफ्रॉन यानी वृक्काणु की संरचना है। मैंने आपको बताया एक वृक्काणु में 2 चीज़ें होती हैं। एक गुच्छ होता है ग्लोमेरुलस, जो कि ये गोल वाला क्षेत्र है। ये गोल जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पर बना हुआ है ग्लोमेरुलस, जिसे हिंदी में कहा जाता है गुच्छ। 2 चीज़ें होती हैं प्रत्येक नेफ्रॉन में, याद करते चलेंगे। प्रत्येक नेफ्रॉन में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है गुच्छ, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और दूसरा वृक्क नलिका यानी रीनल ट्यूब्यूल। कहाँ से कहाँ तक है रीनल ट्यूब्यूल? ये यहाँ से स्टार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल, यहाँ से स्टार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल, देख रहे हैं ना, यहाँ से रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है, और ये कहाँ तक गया? ये ट्यूब्यूल यहाँ से होते हुए ये ऐसे जाता है,
ये इस तरह से ये है वृक्क नलिका, और ये वृक्क नलिका यहाँ से होते हुए चली आती है संग्रह नलिका में। इसे हिंदी में कहते हैं संग्रह नलिका या इंग्लिश में कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, बात समझ में आई। नेफ्रॉन यानी वृक्काणु किससे मिलकर बना होता है? दो चीज़ों से, गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस, ये जो गोल वाली संरचना है, दूसरा वृक्क नलिका। वृक्क नलिका आपका यहाँ से स्टार्ट होकर वहाँ तक जाती है। वृक्क नलिका में 4 नली होती हैं। पहला बोमेन संपुट, दूसरा समीपस्थ संवलित नलिका, तीसरा हेनले लूप, चौथा दूरस्थ संवलित नलिका। अब इनके इंग्लिश में बता दूं, बोमन कैप्सूल। देखिए वृक्क नलिका में 4 चीज़ें होती हैं। पहला बोमन कैप्सूल, बोमन संपुट, ये रहा बोमन संपुट। बोमन संपुट किसे कहते हैं? बोमन कैप्सूल को। और ये क्या है? ये जो नली आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फैली हुई है, ये कहलाती है बोमन संपुट या इंग्लिश में बोमन कैप्सूल। ठीक, ये नली का स्टार्टिंग है वृक्क नलिका। वृक्क नलिका के मैंने कितने भाग बताए, याद करते चलिए। प्रत्येक वृक्क के 2 भाग होते हैं, एक गुच्छ, क्योंकि जब संरचना का नाम आप याद रखेंगे तभी आपको आगे की इसकी क्रिया कैसे होती है ये बात समझ में आएगी। जब तक संरचना नहीं याद होगा तब तक आपके कुछ भी नहीं याद होगा। तो संरचनाओं के एक एक नाम कायदे से स्टार्टिंग से एंड तक आप याद करेंगे। एक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं, गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस, और दूसरा वृक्क नलिका। वृक्क नलिका के 4 भाग होते हैं। पहला बोमेन संपुट, ये हो गया पहला बोमेन संपुट। दूसरा समीपस्थ संवलित नलिका यानी ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसी को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं समीपस्थ संवलित नलिका। यानी ये जो बोमेन संपुट है, ये बोमेन संपुट ये कहाँ पर खुलती है? इस नली में। इस नली को क्या कहा जाता है? ये यहाँ से यहाँ तक जो नली गई है, इस नली को कहा जाता है, इस नली को कहते हैं समीपस्थ संवलित नलिका। कहाँ तक है? यहाँ तक बता रहे हैं, ये है आपका यहाँ तक, बस। अब यहाँ से शुरू हो जाता है दूसरा हेनले लूप। हेनले लूप ये है लूप ऑफ हेनल, हिंदी में कहते हैं लूप ऑफ हेनल। ठीक, यहाँ से शुरू हुआ लूप ऑफ हेनल। ये हेयर पिन के यू शेप की संरचना होती है। जैसे हेयर पिन होता है, यू शेप की हेयर पिन ऐसे, तो वो ऐसी संरचना होती है। यहाँ से स्टार्टिंग हुआ और देखिए यू शेप बनाता हुआ ऊपर। अब देखिए ये जो हेनले लूप हैं, हेनले लूप, इनके 2 भाग होते हैं। एक होता है अवरोही यानी डिसेंडिंग, तो ये जो आप नीचे उतरता देख रहे हैं ना, ये कौन सा भाग है? ये है डिसेंडिंग भाग। और दूसरा है आरोही यानी असेंडिंग। असेंडिंग भाग कौन सा है? ये भाग जो ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, ऊपर वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है? असेंडिंग या आरोही भुजा। हेनले लूप की ये जो यू शेप का है, हेनले लूप की 2 भुजाएं होती हैं, एक अवरोही जो नीचे उतर रहा है और दूसरा आरोही जो ऊपर चढ़ रहा। फिर चौथा आता है दूरस्थ संवलित नलिका। अब ये जो हेनले लूप है वो कहाँ ओपन होती है? यहाँ से लेकर ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये जो नली है ये कहलाती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी दूरस्थ संवलित नलिका। दूरस्थ संवलित नलिका। क्लियर है? समझ में आया? ये है एक नेफ्रॉन यानी वृक्काणु की संरचना। ध्यान से याद करते हुए चलेंगे।
प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन यानी वृक्काणु पाए जाते हैं। वृक्काणु यानी नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं। प्रत्येक वृक्क के 2 भाग होते हैं, गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस, ये गोल वाला संरचना अंदर का ग्लोमेरुलस कहलाता है, और फिर वृक्क नलिका जो बाहर यहाँ से ग्लोमेरुलस से ही स्टार्ट होती है। तो ग्लोमेरुलस के चारों तरफ से जो घेरे हुई जो नली होती है उसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल यानी बोमेन संपुट। फिर बोमेन संपुट से जो नली निकलती है उसे हम कहते हैं समीपस्थ संवलित नलिका, दूसरा हो गया। और फिर समीपस्थ संवलित नलिका से जो नली निकलती है यू शेप की उसे हम कहते हैं लूप ऑफ हैनल, तीसरा हो गया लूप ऑफ हैनल। और फिर लूप ऑफ हैनल एक दूसरी नली में खुलती है जिसे हम कहते हैं दूरस्थ संवलित नलिका यानी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल यानी चौथा। ठीक, वृक्क नलिका के 4 भाग। क्लियर है सारे डाउट? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा धमनिकाओं के बारे में समझते हैं। ये कहलाता है एफरेंट आर्टरियोल। ये जो हमारी आर्टरी है उससे जो नली जाती है नेफ्रॉन के अंदर तो उसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल यानी अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका यानी जो आर्टरी से जो रक्त को ग्लोमेरुलस के अंदर लेकर जाती है। ग्लोमेरुलस क्या है? ये जो गुच्छ आप समझ रहे हैं ना, ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस इसी अभिवाही धमनिकाओं की केशिकाओं का बना जाल होता है। यहाँ पर कोई ब्लड नहीं है, यहाँ पर बहुत पतली महीन केशिकाओं का जाल है जो कि किससे बना है? अभिवाही धमनिकाओं से बना है। यानी आप कह सकते हैं कि गुच्छ ग्लोमेरुलस क्या होता है? तो ग्लोमेरुलस अभिवाही धमनिकाओं के महीन केशिकाओं से बने जाल होते हैं। ठीक, गुच्छ। अब यहाँ से जो ब्लड जाता है वो जाता है किसके माध्यम से? एफरेंट आर्टरियोल यानी अपवाही धमनिका के माध्यम से। अपवाही धमनिका के माध्यम से ये जाता है कहाँ पर? नेफ्रॉन के पास। और नेफ्रॉन के पास आप देख रहे हैं ये इस तरह से बहुत जाल बना के बिखरी होती हैं। यहाँ पर ये जो अपवाही धमनिका होती है वो जब नीचे पहुँचती है हैनल्स लूप्स के पास तो ये कि यू शेप की संरचना देख रहे हैं ना, यू शेप की संरचना बना रही है। इस यू शेप की संरचना को क्या कहा जाता है? वासा रेक्टा लिखा हुआ है, वासा रेक्टा। ठीक, इतनी बात आप याद कर लें कि धमनी से, कौन सी धमनी से? रीनल आर्टरी, इसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी यानी वृक्कीय धमनी। रीनल आर्टरी से जो धमनिका ग्लोमेरुलस में जाती है उसे हम अभिवाही धमनिका कहते हैं। ग्लोमेरुलस यानी गुच्छ अभिवाही धमनिकाओं के केशिकाओं के जाल से मिलकर बना होता है। और यहाँ से रक्त, ग्लोमेरुलस से रक्त नेफ्रॉन में अपवाही धमनिका के माध्यम से जाता है। नेफ्रॉन के आसपास अपवाही धमनिका केशिकाओं का जाल बना लेता है और एक यू शेप की संरचना, यू आकार की संरचना बनाता है जिसे हम वासा रेक्टा कहते हैं। अब यहीं पर एक्सचेंज होता है, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थों का, तो वो मैकेनिज्म बाद में आपको बताया जाएगा। अभी आपको क्या बताया जा रहा है? संरचना के नाम। ठीक, ये हो गया नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के बारे में। आपने पढ़ा कि जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या है? अभिवाही धमनिकाओं की केशिकाओं से बना जाल है। ध्यान देंगे, ग्लोमेरुलस यानी गुच्छ, ये जो देख रहे हैं ना गुच्छ, गुच्छ के चारों तरफ क्या है? गुच्छ के चारों तरफ है बोमेन संपुट। तो बोमेन संपुट जो होता है यानी हम कह सकते हैं वृक्क नलिका, वृक्क नलिका जो होती है वो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। यानी यहाँ से लेकर आप जो देख रहे हैं ये दोहरी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वृक्क नलिका की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रारंभ कहाँ से होता है? बोमेन संपुट से। यानी बोमेन संपुट से वृक्क नलिका की शुरुआत होती है। और बोमेन संपुट के भीतर क्या होता है? गुच्छ। यानी गुच्छ और बोमेन संपुट, बोमेन
कैप्सूल, ठीक है, बोमेन कैप्सूल। गुच्छ और बोमेन कैप्सूल ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मैलपिघिकाए। मैलपिघियन बॉडी, मैलपिघिकाए, मैलपिघियन बॉडी, या इसे हम वृक्क कणिका, रीनल कार्पसल्स, रीनल कार्पसल्स भी कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस के चारों तरफ क्या पाया जाता है? बोमेन संपुट, यानी बोमेन संपुट और गुच्छ से मिलकर बना होता है रीनल कार्पसल्स यानी वृक्क कणिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आएगा। यानी ये पूरी संपूर्ण संरचना को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वृक्क कणिका यानी रीनल कार्पसल्स। ठीक। बोमेन कैप्सूल यानी बोमेन संपुट से जो नली निकलती है, आपने उसका नाम जान लिया, क्या है? समीपस्थ सम्मिलित नलिका। समीपस्थ सम्मिलित नलिका से जो नली निकलती है उसे हम कहते हैं हैनल लूप या हैनले लूप, और हैनले लूप से जो नलिका निकलती है वो कहलाती है दूरस्थ सम्मिलित नलिका यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो दूरस्थ सम्मिलित नलिका है वो एक अन्य संग्रह नलिका में जाती है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट जिसे कहते हैं। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, संग्रह नलिका, ये कई सारे कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलकर एक मोटी नलिका बनाते हैं। उस नलिका को कहा जाता है पैपिलरी नलिका। पैपिलरी नलिका या डक्ट कहेंगे, यहाँ पर ट्यूब्यूल नहीं शब्द यूज करेंगे। पैपिलरी डक्ट, या इसे एक और नाम से जानते हैं बेलिनाई की नलिका, डक्ट ऑफ बेलिनाई, ठीक है, बेलिनाई, डक्ट ऑफ बेलिनाई। समझ में आया? मतलब दूरस्थ सम्मिलित नलिका जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको कलेक्टिंग डक्ट में लेकर जाता है, यहीं से ब्लड से एक्सचेंज हो जाता है, जो भी मटेरियल होता है उत्सर्जी पदार्थ वो इनमें चला जाता है और इनके माध्यम से फिर दूरस्थ सम्मिलित नलिका के माध्यम से संग्रह नलिका में आता है। कई सारे संग्रह नलिकाएं, अलग अलग नेफ्रॉन के कई सारे संग्रह नलिकाएं आपस में मिलकर एक मोटी नलिका बनाते हैं, जो यहाँ पर नहीं बनाया गया है। आपको याद करना है कि संग्रह नलिका कई सारे मिलकर मोटी नलिका बनाते हैं। उस नलिका को हम पैपिलरी नलिका यानी बेलिनाई की नलिका कहते हैं। अब ये जो बेलिनाई की नलिका है वो कहाँ से? रीनल पिरामिड से होता हुआ कहाँ पहुँचता है? कैलिसेस। इन्हें हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहिए या कैलिसेस कहिए, कैलिसेस, यानी इसे हिंदी में चूसक कहते हैं। ये चूसक हैं और इनसे होते हुए फिर कहाँ पहुँचता है? ये जो भी उत्सर्जी पदार्थ है वो पहुँचता है इस जगह पर। अब आपको पता है कि इसे हम क्या कहते हैं? वृक्क श्रोणि यानी रीनल पेल्विस कहते हैं। तो रीनल पेल्विस के माध्यम से फिर कहाँ चला जाता है? जो भी देखिए, ये रक्त है, ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर का, यहाँ से रेड कलर से होता हुआ जाता है, फिर ब्लू कलर से वापस लौटता है। तो जब ब्लू कलर में जब ब्लड होता है तो उससे जो भी उत्सर्जी पदार्थ होता है इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। मान लो कोई गोल सा ऐसा पदार्थ है, वो इसमें ट्रांसफ़र हो गया उत्सर्जी पदार्थ। अब ये जो उत्सर्जी पदार्थ है ये आगे बढ़ते हुए इसके माध्यम से दूरस्थ सम्मिलित नलिका के माध्यम से कहाँ चला जाता है? उत्सर्जी पदार्थ संग्रह नलिका में, और संग्रह नलिका के माध्यम से ये चला आता है यहाँ पर, कहाँ पर? कैलिसिस में, ठीक, यहाँ पर कैलिसिस में। और कैलिसिस के माध्यम से उत्सर्जी पदार्थ कहाँ पहुँचता है? वृक्क श्रोणि में। फिर वृक्क श्रोणि से उत्सर्जी पदार्थ कहाँ पहुँचता है? कौन से नलिका? मूत्र नलिका में। और मूत्र नलिका से ये जाता है मूत्राशय में, और मूत्राशय से मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ठीक, ये था आपका एक नेफ्रॉन यानी वृक्काणु की संरचना के बारे में। अब यहाँ पर आप जो चीज़ देख रहे हैं ध्यान से समझिएगा। ये देखिए लिखा हुआ है कॉर्टेक्स। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है वो कॉर्टेक्स है यानी वल्कुट है। आपको इसके बारे में पिछली वीडियो में बताया गया था, वल्कुट। और फिर ये मेडुला भाग है यानी मध्यांश भाग है। ध्यान देंगे, पूछा जा सकता है कि एक वृक्काणु यानी नेफ्रॉन के ये जो भाग है, बोमन्स कैप्सूल
बोमेन कैप्सूल और ये समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं वलकुट भाग में। देखिए यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है? वलकुट। तो आप लिखेंगे मतलब याद करेंगे, लिखवा तो अभी हम देंगे बाद में। प्रत्येक वृक्काणु के रीनल काप्सल्स हम कह सकते हैं ना इस संपूर्ण संरचना को, रीनल काप्सल्स यानी वृक्क कणिका। प्रत्येक वृक्काणु के वृक्क कणिका, समीपस्थ सम्मिलित नलिका और दूरस्थ सम्मिलित नलिका कहाँ पर होते हैं? वलकुट भाग में। लेकिन वृक्काणु का एक भाग यानी हैनल लूप कहाँ पाया जाता है? जो हैनल लूप है यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग, हैनल लूप कहाँ पाया जाता है? मध्यांश में पाया जाता है, याद रखेंगे। बहुत से ऐसे भी नेफ्रॉन होते हैं जिनमें हैनल लूप भी बहुत छोटा होता है, जो कि मध्यांश में नहीं आता, इतने पे रह जाता है। तो ऐसे नेफ्रॉन को हम क्या कहेंगे? वलकुटीय वृक्काणु, वलकुटीय वृक्काणु। ठीक है, ऐसे वृक्काणु को हम कहते हैं वलकुटीय वृक्काणु, जो वलकुट के भाग में ही पाया जाता है। बात समझ में आ रही? एक नेफ्रॉन के समस्त भाग जब वलकुट में पाए जाएंगे तो उसे हम वलकुटीय वृक्काणु कहते हैं। कुछ वृक्काणु यानी कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिनके ये जो हैनल लूप हैं वो बहुत नीचे तक होते हैं, मध्यांश में अंदर तक धसे होते हैं। ऐसे वृक्काणु को नाम दिया जाता है, ऐसे वृक्काणु को हम कहते हैं सानिध्य मध्यांश वृक्काणु, इंग्लिश में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक, ये सब बातें भूलनी नहीं चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं पढ़ेंगे अगर संरचना के नाम तो आगे प्रोसेस नहीं याद हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आपको सभी संरचनाओं को गहराई से पढ़ना है, किस पार्ट को क्या कहते हैं। जब नाम से आप परिचित हो जाएंगे तब तो ना उसकी क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, कि बिना नाम याद किए आप उसके प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कार्य है नेफ्रॉन के बारे में जितनी जानकारी आप ले पाएँ, उसके हर एक पार्ट को क्या क्या कहते हैं। कुछ नहीं है, नेफ्रॉन में दो चीज़ें होती हैं, गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस और दूसरा नलिका, वृक्क नलिका। वृक्क नलिका के चार भाग होते हैं, पहला बोमेन का संपुट और दूसरा समीपस्थ सम्मिलित नलिका, तीसरा हैनले लूप और चौथा दूरस्थ सम्मिलित नलिका। खत्म, नेफ्रॉन की बात ही खत्म। अब यहाँ कुछ सावधानियाँ रखनी है कि बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस पाया जाता है और इस ये ग्लोमेरुलस क्या होता है? तो ये ग्लोमेरुलस रीनल आर्टरी यानी वृक्कीय धमनी से निकले हुए एक नली यानी जिसे हम क्या कहते हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल, अभिवाही धमनिका के केशिकाओं से बने जाल से बना होता है ग्लोमेरुलस यानी गुच्छ और बोमेन कैप्सूल को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से मैल्पिगी काय या वृक्क कणिका रीनल काप्सुल्स कहते हैं। बात ध्यान रखने वाली है। ग्लोमेरुलस से जो रक्त लेकर जाता है उसे हम अपवाही धमनिका कहते हैं और यह अपवाही धमनिका नेफ्रॉन को चारों तरफ एक जाल सा बना लेता है, कहीं कहीं पर यू शेप की संरचना बनाता है जिसे हम वासा रेक्टा कहते हैं। जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो नेफ्रॉन में चले जाते हैं, इन रक्त वाहिनियों के माध्यम से नेफ्रॉन में चले जाते हैं और ये उत्सर्जी पदार्थ नेफ्रॉन से होते हुए दूरस्थ सम्मिलित नलिका से होते हुए संग्रह नलिका में चला आता है। कई सारे नेफ्रॉन के संग्रह नलिका आपस में मिलकर एक मोटी नलिका बनाते हैं जिसे पैपिलरी नलिका कहते हैं या फिर हम इसे बेलिनाई की नलिका यानी डक्ट ऑफ बेलिनाई कहते हैं। अब जो उत्सर्जी पदार्थ होता है बेलिनाई की नलिका से होते हुए कहाँ पहुँचता है? कैलिसेस में, कैलिसेस से होते हुए रीनल पेल्विस से कहाँ चला जाता है? मूत्र नलिका यानी यूरेटर्स में और यूरेटर्स के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर हो जाता है। बस ये था। थोड़ी बहुत और चीज़ें आपको याद करनी होगी कि जब नेफ्रॉन में सारे के सारे पार्ट वलकुट क्षेत्र में पाए जाते हैं तो ऐसे नेफ्रॉन को हम वलकुटीय वृक्काणु कहते हैं। और ऐसे नेफ्रॉन जिनका जो हैंडे लूप काफ़ी नीचे तक मेडुला में धसा होता है ऐसे नेफ्रॉन को हम यहाँ पर लिखा है सानिध्य मध्यांश वृक्काणु यानी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। बस ये था आज का टॉपिक। आप इसमें लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे वृक्काणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। फिगर बनाने के बाद आप इसमें लिखेंगे प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार
वृक्काणु यानी नेफ्रॉन पाई जाती हैं, जो कि वृक्क की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल तथा क्रियात्मक यानी फंक्शनल इकाइयां हैं। आगे लिखेंगे प्रत्येक वृक्काणु के दो भाग होते हैं, एक गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस और दूसरा वृक्क नलिका। ठीक है, ग्लोमेरुलस यानी ये गुच्छ, ग्लोमेरुलस यानी गुच्छ वृक्कीय धमनी की शाखा अभिवाही धमनिकाओं यानी एफरेंट आर्टेरियोल के केशिकाओं के जाल से बनी हुई गुच्छ होती है। ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनिका यानी एफरेंट आर्टेरियोल के माध्यम से ले जाई जाती है। आगे लिखेंगे प्रत्येक नेफ्रॉन यानी वृक्काणु 4 मुख्य नलिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। पहला बोमेन्स कैप्सूल यानी बोमेन संपुट, यहाँ पर लिखा हुआ है बोमेन संपुट, जिसे इंग्लिश में बोमेन कैप्सूल कहते हैं। दूसरा समीपस्थ सम्मिलित नलिका यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तीसरा हैनले लूप, लूप ऑफ हैनल। चौथा दूरस्थ सम्मिलित नलिका यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आगे लिखेंगे बोमेन संपुट यानी बोमेन कैप्सूल के प्यालेनुमा गड्ढे में ग्लोमेरुलस स्थित होता है। फिर लिखेंगे वृक्क नलिका दोहरे झिल्ली युक्त बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है, जिसके भीतर ग्लोमेरुलस यानी गुच्छ होता है। फिर आगे लिखेंगे गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस तथा बोमेन संपुट से मिलकर, या से मिलकर नहीं लिखेंगे, ग्लोमेरुलस यानी गुच्छ तथा बोमेन संपुट यानी बोमेन कैप्सूल मिलकर मैल्पिघिकाय यानी मैल्पिगियन बॉडी या वृक्क कणिका रीनल कॉप्सल्स बनाती हैं। आगे लिखेंगे बोमेन संपुट से एक अतिकुंडलित मोटी नलिका समीपस्थ सम्मिलित नलिका यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु में हेयर पिन यू के आकार का नली, जिसे हैनले लूप कहते हैं, पाया जाता है। हैनले लूप की 2 भुजाएं होती हैं, एक ये वाला जिसे हम कहते हैं अवरोही भुजा यानी डिसेंडिंग आर्म, और दूसरा आरोही भुजा यानी असेंडिंग आर्म। फिर आगे लिखेंगे अवरोही नलिका से एक और अतिकुंडलित नलिका दूरस्थ सम्मिलित नलिका प्रारंभ होती है। आगे लिखेंगे अनेक वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की दूरस्थ सम्मिलित नलिका एक सीधी नलिका में खुलती हैं, जिसे संग्रह नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे अनेक संग्रह नलिकाएं आपस में मिलकर और मोटी नलिका बनाती हैं, जिसे पैपिलरी नलिका यानी पैपिलरी डक्ट या बेलिनाई की नलिका डक्ट ऑफ बेलिनाई कहा जाता है, जो चूसकों के बीच स्थित मध्यांश से गुजरती हुई वृक्क श्रोणि यानी रीनल पेल्विस में खुलती हैं। आगे लिखेंगे वृक्काणु की वृक्क कणिका यानी रीनल कॉप्सल्स। रीनल कॉप्सल्स किसे कहते हैं, याद रखेंगे रीनल कॉप्सल्स किससे मिलकर बना होता है, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस से। तो लिखेंगे वृक्काणु की वृक्क कणिका तथा समीपस्थ सम्मिलित नलिका तथा दूरस्थ सम्मिलित नलिका वृक्क के रीनल पिरामिड के, या ऐसे लिखेंगे वृक्क के कॉर्टेक्स यानी वलकुट भाग में पाए जाते हैं, जबकि हैनले लूप वृक्क के मध्यांश भाग में पाया जाता है। अब आगे और लिखेंगे कि अधिकांश वृक्काणु यानी नेफ्रॉन के हैनले लूप काफ़ी छोटे होते हैं और मध्यांश में कम धसे होते हैं। ऐसे वृक्काणु यानी नेफ्रॉन को वलकुटीय वृक्काणु कहा जाता है। फिर आगे लिखेंगे कुछ ऐसे भी वृक्काणु होते हैं जिनके हैनले लूप काफ़ी लंबे होते हैं और मध्यांश के काफ़ी गहराई तक धसे होते हैं। ऐसे वृक्काणु या नेफ्रॉन को सानिध्य मध्यांश वृक्काणु यानी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। अब आप अगली लाइन से लिखेंगे गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिकाएं वृक्क नलिका के चारों ओर केशिकाओं का जाल बनाती हैं, जिन्हें परिनालिका केशिका जाल परिनालिका केशिका जाल यानी
ट्यूबुलर, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहा जाता है। इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म नलिका हेनले लूप के साथ चलते हुए यू आकार की नली बनाती है, जिसे वासा रेक्टा कहा जाता है। एक पॉइंट स्टार बना के लिख सकते हैं कि वल्कुटीय वृक्काणु में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित होती है और या फिर बहुत ही ह्रासित होती है, यानी कम होती है। ठीक है, बस ये था आपका एक नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। ठीक, फिर इसके बाद आपको कुछ और चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे उत्सर्जन। मैंने आपको पहले बताया था, उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तो इसमें वृक्क सबसे मुख्य अंग होता है मनुष्य का, जो उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके साथ साथ और भी अंग होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। मैंने आपको बताया था हमारी त्वचा से जो पसीना निकलता है, उस पसीने में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, जिनको शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। यानी अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जित पदार्थ हमारी त्वचा के माध्यम से भी निकलते हैं। ठीक, तो ये भी तो उत्सर्जित अंग हुआ त्वचा। फेफड़ा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है जो कि हमारे लिए हानिकारक हैं और उनका शरीर से निकलना भी आवश्यक होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या उत्सर्जित पदार्थ है, फेफड़े के माध्यम से निकलती है, तो फेफड़ा भी क्या हुआ, एक उत्सर्जित अंग हुआ। बहुत से ऐसे पदार्थ यकृत के माध्यम से भी छान कर निकाले जाते हैं, जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन पित्त में जो पाए जाते हैं, और बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल वगैरह। तो इन सभी को भी यकृत छान कर निकालता है, तो यानी यकृत भी एक उत्सर्जित अंग के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये सभी उत्सर्जित अंग के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन जो मुख्य उत्सर्जित अंग होता है वो हमारा वृक्क यानी किडनी होता है। आप नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखेंगे उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। लिखेंगे वृक्क के अलावा फेफड़े, यकृत तथा त्वचा भी उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती हैं। फेफड़े की बात कर लीजिए। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है। पूछा जा सकता है कि प्रतिदिन कितना मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है हमारा फेफड़ा, तो प्रतिदिन लगभग 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। आप लिख सकते हैं कि हमारे फेफड़े प्रतिदिन 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करता है। फिर आगे लिखेंगे हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसमें पित्त का स्राव होता है, जिसमें बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नीकृत स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन तथा औषधियाँ होती हैं। इन अधिकांश पदार्थों को मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यानी यकृत से ये छन कर कहाँ चली जाती हैं, हमारे आंत में, और आंत से मल के द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं। त्वचा में हमारे दो ग्रंथियाँ होती हैं। एक होती हैं जिन्हें हम स्वेद ग्रंथि यानी स्वीट ग्लैंड कहते हैं, जिनसे पसीना का स्राव होता है, स्वेद ग्रंथि यानी स्वीट ग्लैंड। और दूसरा होता है तेल ग्रंथियाँ यानी ऑयल ग्लैंड। अब हमारी त्वचा के इन दोनों ग्रंथियों से भी कुछ ऐसे तरल का स्राव होता है, जिनके माध्यम से जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो त्वचा से बाहर निकलते रहते हैं पसीने के साथ साथ। तो इसमें भी लिखेंगे आप त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियाँ यानी स्वीट ग्लैंड तथा तेल ग्रंथियों के स्राव के माध्यम से कई सारे उत्सर्जित पदार्थ शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। लिखेंगे श्वेत ग्रंथि द्वारा निकलने वाले पसीने यानी स्वीट में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जैसे नमक, सॉल्ट तथा यूरिया, लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। फिर लिखेंगे हालांकि पसीने का कार्य शरीर की सतह को ठंडा रखना है, लेकिन इसके साथ साथ यह कुछ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन में भी सहायक होता है। आगे लिखेंगे तेल ग्रंथियाँ सीबम द्वारा कुछ स्टेरॉयड, हाइड्रोकार्बन एवं मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती हैं। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तैलीय कवच प्रदान करते हैं, जिससे कोई भी बाहरी तत्व शरीर के कोशिकाओं को यानी त्वचा की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त ना कर सके। तो ये था उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका, जिसमें 3 अंग के बारे में आपको बताया गया। वृक्क के अलावा फेफड़े, त्वचा और यकृत भी उत्सर्जन के रूप में कार्य करते हैं, मदद करते हैं। बस आज का टॉपिक इतना ही। अब इसके बाद आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है, यानी अब उत्सर्जित पदार्थ कैसे बनते हैं और किस माध्यम से बाहर निकलते हैं। आज का टॉपिक बस इतना ही। आज के टॉपिक में जो कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके आप आंसर्स दे दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड कि प्रत्येक वृक्क यानी किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यानी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। दूसरा, रीनल कॉर्पस्कल्स यानी वृक्क कणिका का निर्माण किनसे होता है।
तीसरा क्वेश्चन, अपवाही धमनिका हैंडल लूप के साथ यू आकार के रूप में संरचना बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, डक्ट ऑफ बेलिनाई या बेलिनाई की नलिका का निर्माण किन नलिकाओं से होता है। बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।